नमस्कार। आपके अपने चैनल हिंदी वाली मीतू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने हिंदी के कुछ ऐसे शब्दों पर बात की है जिनकी वर्तनी हम दुविधावश गलत लिख बैठते हैं, या फिर कुछ ऐसे शब्दों की बात भी की है जिनके संस्कृत निष्ठ होने के कारण जिनका सही अर्थ हमें ठीक ठीक नहीं पता, भले ही हम उनका प्रयोग बहुत करते हों। आपने इन वीडियोस को बहुत पसंद किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी श्रृंखला को आज की वीडियो में भी आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं कुछ ऐसे शब्द युग्मों की जिनका प्रयोग हम बहुत करते हैं, लेकिन शब्दों के इन जोड़ों में से एक शब्द का अर्थ तो जानते हैं लेकिन दूसरे शब्द का अर्थ नहीं जानते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब हम किसी से मिलते हैं तो उससे कुशल क्षेम पूछते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी के सुख स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में जानकारी लेना। कुशल का अर्थ हम सभी जानते हैं, आनंद मंगल इत्यादि, लेकिन क्षेम क्या है यह शायद नहीं जानते। देखिए, क्षेम का अर्थ होता है प्राप्त वस्तु की रक्षा। तो कुशल क्षेम जानने का अर्थ हुआ कि किसी व्यक्ति से यह पूछना कि जो आनंद मंगल, जो सुख स्वास्थ्य उसके पास है वह बना हुआ है या नहीं, अर्थात उसके जीवन में खुशहाली बनी हुई है या नहीं। अच्छा, अब एक दूसरा शब्द युग्म देखिए, योगक्षेम। योगक्षेम का प्रयोग आपने कहाँ देखा है? भारतीय जीवन बीमा निगम को याद कीजिए। उसका जो प्रतीक चिन्ह है उसमें 2 हाथ बने हैं और बीच में एक दीपक है और नीचे लिखा हुआ है योगक्षेमम वहाम्यहम्। यह मूलतः श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है, 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है यह। इसका अर्थ है कि मैं आपके योगक्षेम का वहन करूंगा। भारतीय जीवन बीमा निगम ने इसे क्यों लिखा है? इसे इसलिए लिखा है क्योंकि बीमा कंपनी का काम है कि जो आपको प्राप्त है वह उस प्राप्त वस्तु की रक्षा करे। तो यही कमिटमेंट, यही प्रतिबद्धता भारतीय जीवन बीमा निगम का यह लोगो, यह प्रतीक चिन्ह हमें दिखाता है। हमारा दूसरा शब्द युग्म है आदर सत्कार। आदर का अर्थ तो हम जानते हैं मान सम्मान। कोई हमारे घर आता है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसका आदर सत्कार हो, लेकिन सत्कार का क्या अर्थ है? इस शब्द के टुकड़े करके देख लेते हैं। सत और कार, इसके टुकड़े करने पर हमें ये 2 चीज़ें मिलती है। सत एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अच्छा, यूँ जैसे कि सत्कुल, सद्गुण, सत्कर्म इत्यादि में भी होता है। कार का अर्थ होता है कार्य या क्रिया, जैसे नमस्कार, स्वीकार, उपकार इत्यादि। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कार शब्द स्वतंत्र रूप से या अलग से प्रयुक्त नहीं होता। इसका प्रयोग किसी और शब्द के साथ मिलकर नया शब्द बनाने में ही होता है। अब इन दोनों शब्दों को जोड़कर देख लेते हैं। इन दोनों शब्दों को जोड़कर बनता है सत्कार, जिसका अर्थ हुआ किसी आए हुए व्यक्ति या आगंतुक के प्रति अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करना, उसकी खातिरदारी करना। अब आप कहेंगे आदर में भी सम्मान का भाव है और सत्कार में भी मान सम्मान का भाव है, तो फिर भला दोनों में अंतर ही क्या है? तो आइए इन दोनों शब्दों के अंतर पर भी बात कर लेते हैं। देखिए, पहला अंतर तो यह है कि आदर पहले आता है और सत्कार उसके बाद, क्योंकि आदर किसी व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो मान सम्मान का भाव है वह है, जबकि सत्कार वह व्यवहार है जो ऐसे मान सम्मान के चलते हम किसी के प्रति प्रदर्शित करते हैं। अगर आप मजबूरी को या औपचारिकता को छोड़ दें तो जब मन में किसी के प्रति आदर होता है तभी तो हम उसका सत्कार या उसकी खातिरदारी करना चाहते हैं, है ना? यही वजह है कि किसी का आदर सत्कार करना बोला जाता है, सत्कार आदर करना नहीं बोला जाता, क्योंकि आदर क्या है? एक मानसिक भाव है और सत्कार है व्यवहार। तो इसी बात से दूसरा अंतर यह निकल कर आता है कि आदर जो है वह एक आंतरिक चीज़ है, आंतरिक भाव है, जबकि सत्कार एक बाहरी व्यवहार या हमारा बर्ताव है। अच्छा, अब आदर और सत्कार में एक अंतर यह भी है कि चूंकि सत्कार में कार यानी कि क्रिया या कार्य शामिल है, तो हम किसी का सत्कार तभी कर सकते हैं जब वह व्यक्ति सशरीर हमारे सामने उपस्थित हो। किसी को अच्छे आसन पर बैठाकर, जलपान करवाकर, ऐसे ही तो हम किसी का सत्कार करते हैं। लेकिन यदि वह व्यक्ति ही उपलब्ध नहीं है तो हम उसका सत्कार भला कैसे करेंगे? लेकिन आदर, कोई व्यक्ति हमसे कितना भी दूर क्यों ना हो, उसके प्रति हम अपने मन में आदर भाव तो रख ही सकते हैं।
अब आदर चूंकि मन का भाव है इसलिए विशुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। किसी का आदर करते हैं तो करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते। लेकिन सत्कार कभी कभी औपचारिकतावश या मजबूरी में भी करना पड़ता है, जैसे नए बॉस का, किसी औपचारिक रिश्तेदार का, है ना। तो आदर और सत्कार में यह अंतर है। सत्कार का अर्थ आप समझ गए ना। सत्कार का अर्थ है किसी की आवभगत, किसी की खातिरदारी, किसी की मेहमान नवाजी, जबकि आदर है किसी के प्रति मन में मान सम्मान का भाव होना। अब बात करते हैं मिली भगत की। जब दो या ज़्यादा व्यक्ति किसी के साथ कपटपूर्ण व्यवहार करते हुए उसे ठगते हैं तो हम कहते हैं यह तो उनकी मिली भगत थी। मिली तो समझ में आता है, धोखा देने का यह काम कुछ लोगों ने मिलकर किया इसलिए मिली, मिलने से बना है। लेकिन भगत क्या? भगत है देशज शब्द भगल का बदला हुआ रूप। भगल का अर्थ होता है छल, धोखा या ढोंग। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में धोखा देने का यह कार्य भगल कहलाता है और ऐसा धोखा देने वालों को कहते हैं भगलिया। जैसे मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, आप अभी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, इस बीच कोई और व्यक्ति आता है, आपसे कुछ प्लेटफॉर्म, ट्रेन नंबर यह सब पूछने लगता है, जितने उसका दूसरा साथी आकर, ईश्वर ना करे ऐसा किसी के साथ हो, पर फिर भी यदि कोई दूसरा उसका साथी आ जाए और आकर आपका कोई सामान लेके चंपत हो जाए तो यह क्या होगा? यह मिली भगत होगी। तो यह हुआ है एक धोखे का, ठगी का काम जो दो लोगों ने मिलकर किया है। अब मिली भगत की बात हुई तो चलिए साठ गांठ की बात भी कर लेते हैं। गांठ का मतलब गठजोड़ समझ में आ रहा है। साठ क्या है? दरअसल साठ गांठ है संस्कृत के शाठ्य ग्रंथि का बिगड़ा हुआ रूप। शाठ्य का मतलब होता है धूर्तता। यह बना है शठ से, शठ से शाठ्य बना है। शठ का मतलब संस्कृत में होता है धूर्त, धोखेबाज, चालाक, है ना। जैसे टिट फॉर टैट या जैसे को तैसा जो है, उसके लिए संस्कृत में होता है शठे शाठ्यम समाचरेत, कि शठ के साथ शठता का, धूर्त के साथ धूर्ता का ही व्यवहार करना चाहिए। तो शाठ्य ग्रंथि से बना है साठ गांठ। तो जब दो या दो से अधिक लोग कोई आपराधिक कार्य करते हैं, दुष्टतापूर्ण कार्य करते हैं मिलकर, तो उसे उनकी साठगांठ या शाठ्य ग्रंथि कहते हैं। जैसे हम कहें कि 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ, तो उसमें पाकिस्तान और चीन साठगांठ में थे। मिली भगत और साठगांठ में थोड़ा सा अंतर है। वैसे तो दोनों ही दुष्टतापूर्ण व्यवहार को जताने वाले शब्द युग्म है, लेकिन अंतर क्या है? मिली भगत में एक बंदा सीधा साधा बनकर आता है और अपना दुष्टतापूर्ण प्रयोजन सिद्ध कर कर अलग हो जाता है। जैसे हमने रेलवे स्टेशन का उदाहरण दिया था, जो बंदा हमें बातों में लगाने आया वह हमें सीधा साधा या भोला भाला ही लग रहा था। लेकिन साठगांठ में क्या होता है? दोनों व्यक्ति आपस में मिले हुए हैं, मिलकर कोई कपटतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, यह पता चल ही जाता है। जैसे भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय मालूम हो ही गया था कि यह सब चीन की साठगांठ से हो रहा है। अब बात करते हैं आज के अंतिम शब्द युग्म दवा दारू की। लेकिन उससे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप चैनल को बहुत देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और हाँ साझा भी कर रहे हैं, यह मैं जानती हूँ। और यही अनुरोध आपसे रहेगा कि अगर आपको चैनल पसंद आता है, इसकी सामग्री पसंद आती है, तो इसे यूं ही देखते रहिए और साझा भी करते रहिए। तो चलिए अब समझते हैं दवा दारू को। किसी की तबीयत खराब होती है तो हम कहते हैं ज़रा दवा दारू करवाओ। तो क्या शराब से भी किसी की तबीयत ठीक की जा सकती है? नहीं ना। तो फिर हम ऐसा कहते ही क्यों हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि दारू का अर्थ केवल शराब ही नहीं होता, इसके और अर्थ भी होते हैं। पहले दवा देख लेते हैं। दवा एक अरबी शब्द है और इसी में ई प्रत्यय जोड़कर हमने दवाई भी बना दिया है। इसका अर्थ है मेडिसिन या कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी का रोग या व्यथा हरे। और जो दारू है उसका अर्थ भी दवा ही है, समान अर्थ है। अंतर सिर्फ इतना है कि वह अरबी शब्द ना होकर वह फारसी शब्द है। दारू का अर्थ भी दवा ही होता है, बल्कि ईरान में तो फार्मेसी को दारू खाना ही कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि जब दवा और दारू दोनों का एक ही अर्थ है तो फिर एक साथ इनको इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसा है कि कभी कभी अपनी बात में वजन लाने के लिए या उसे प्रभावी बनाने के लिए समानार्थी शब्दों का या पर्याय शब्दों का एक साथ प्रयोग कर दिया जाता है।
और बहुत बार ये दोनों शब्द अलग अलग भाषाओं से भी आते हैं। जैसे हिंदी का हंसी और अरबी का मजाक मिलके बन गया हंसी मजाक। हंसी मजाक का एक साथ प्रयोग हम करते हैं ना। इसी तरह से झगड़ा फसाद, गोरा चिट्टा, काला स्याह, इन शब्द युग्मों को भी देखिए, ऐसा प्रयोग तो हम करते हैं। तो इसी तर्ज पर दवा दारू का प्रयोग भी किया जाता है। अच्छा, यह भी ध्यान रखने की बात है कि दवा और दारू इन दोनों शब्दों का अलग अलग भी और युग्म के तौर पर भी उपचार के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। इलाज के अर्थ में भी इन दोनों शब्दों का अलग अलग या एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को कहते हैं तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जाके ज़रा दवा करवाओ, तो यहाँ पर दवा का प्रयोग उपचार या इलाज के तौर पर हुआ है। जैसे दवा दारू एक साथ प्रयोग किए जाते हैं, वैसे ही दारू के साथ दरमन शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, क्योंकि दरमा का अर्थ फारसी में होता है उपचार। तो दारू दरमन भी एक साथ काम में लिए जाने वाले शब्द युग में है, हालांकि इनका प्रयोग हम आमतौर पर नहीं करते। तो यह था आज का वीडियो। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से चैनल को देखते रहिए और आप सोशल मीडिया लिंक्स के लिए या अन्य प्लेलिस्ट आदि के लिए भी आप हमारा विवरण बॉक्स चेक कर सकते हैं, उसमें आपको ये सभी लिंक मिल जाएंगे। धन्यवाद।